गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका थर्ड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। कुछ बच्चों के लिए पिछली क्लास जो थी वो थर्ड चैप्टर की फर्स्ट क्लास थी, और कुछ बच्चों के लिए वो थर्ड चैप्टर की तीसरी क्लास थी। ठीक है, तो अभी भी शायद थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा कि हम ये चैप्टर पहले भी, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट मैंने थोड़ा सा डिफरेंस मैंने रखा है, बिल्कुल सेम नहीं है। तो आज जो सीखेंगे वो दोनों ही बच्चों के लिए थोड़ा सा नया भी होगा, थोड़ा सा पुराना भी होगा। ठीक है, बच्चों के लिए। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, दो चरों वाले का मतलब है कि उसके पास दो चर होने चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 5x जमा 4y बराबर में 7। तो ये क्या है? इसके पास दो चर है और ये रैखिक भी है, और ये जो है वो समीकरण भी है। इसके पास वो सारी चीजें हैं जो हमें चाहिए क्या बनाने के लिए? दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाने के लिए। एक चर, दो चर, दो चर है। नंबर 2, ये रैखिक है। रैखिक मतलब इसकी भी घात में एक, इसकी भी घात में एक। ठीक है, उसके बाद यहां तक हमने पढ़ लिया। अब अगला जो शब्द आता है वो आता है युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जब आपको पूछा जाए कि बच्चों दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखो, तब आपने ये लिखना है। क्या करना है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तब आपने सिर्फ इसको अकेले को बस इतना लिखना है। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लिखो, मतलब पूरा का पूरा जोड़ा लिखो, तब क्या करेंगे? तो हम एक और समीकरण इसके साथ लिख देंगे, जो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें चर वही होने चाहिए जो इसके पास है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x जमा 8y बराबर है 6। तो अगर अकेले अकेले की बात करें तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था काफी अच्छे से। और किसी ने अगर पिछली क्लास को नहीं ज्वाइन किया होता है तो क्या किया करो, आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम सीखने वाले हैं ज्यामितीय विधि द्वारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना, कि कैसे निकाला जाता है इनका हल। उसको निकालने के जो है वो पहले तो बताऊं, दो तरीके होते हैं, जिसमें से हम ग्राफ वाला तरीका सीख रहे थे। ये भी हमने पिछले क्लास में सीख लिया था कि दो तरीके होते हैं आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालने के लिए। एक रैखिक समीकरण का अगर ग्राफ बनाना है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, अगर हमें एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा एक ही रेखा की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। उसकी मर्जी है वो कैसे करके भी जाए। लेकिन जब एक ही रैखिक समीकरण है, सिर्फ एक का ही ग्राफ बनाना है, तो हमें एक ही लाइन की, एक ही रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। और वो रेखा कैसी होगी? सरल रेखा। ऐसे 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 ऐसे, वो कैसी भी हो सकती है, पर कितनी? सिर्फ एक। तो फिर आपसे पूछा था कि अगर एक रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए एक ही रेखा चाहिए, तो बताओ दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाने के लिए कितनी रेखाएं चाहिए? ना तो आपकी आवाज आ रही, ना तो स्क्रीन आ रही है। अच्छा, बाकी बच्चों को आ रही है क्या? सब कुछ बाकी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। ओके। तो साहिल, आपकी तरफ से हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो। एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी के लिए चैट में कुछ मत लिखो भाई, अभी के लिए रुक जाओ। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। और दो रेखाएं, बिल्कुल सही आपने बताया कि अगर दो रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना है तो दो रेखाएं चाहिए। अब ये जो रेखाएं हैं ये कितनी तरह से बनाई जा सकती हैं, इसके बारे में फटाफट से जान लेते हैं। तो अगर हमें कर लिया, नहीं हो रहा बेटा, ये नेटवर्क की दिक्कत है, या तो आपका इंटरनेट खत्म होने वाला है, या तो आपकी नेटवर्क की दिक्कत है, या तो आपका ऐप अपडेटेड नहीं है। तो अपना क्रोम और अपना गूगल मीट दोनों ऐप देखो, उनको अपडेट करो फटाफट से, फिर क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, दोनों को अपडेट करके फिर क्लास को ज्वाइन करो। चलिए, तो अभी इन्होंने बताया कि अगर हमें एक ही तल में दो रेखाओं का या दो रैखिक समीकरणों का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा? इन तीन तरीके से। ठीक है, इन तीन तरीके से ग्राफ बनता है। ये आपको तरीके याद होने चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के सवाल को हल करने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक तल बना दिया, ये एक निर्देशांक तल है। अब इसमें क्या होगा?
एक रेखा ऐसे को आ सकती है और दूसरी रेखा ऐसे को आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के साथ टकरा गई, किस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक बार ये दोनों रेखाएं आपस में टकरा गई, एक दूसरे को इन्होंने काट दिया, तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है, ये जो है वो प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसी रेखा है भाई, तो प्रतिच्छेदी, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, एक केस में तो क्या हुआ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, एक केस में क्या हुआ, ये जो रेखाएं थी ये एक दूसरे के साथ टकरा गई। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ऐसा होगा कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच तक नहीं करेंगी। पहले केस में तो आपस में टकरा रही हैं, एक बिंदु पे आके कट गई, प्रतिच्छेद कर गई। दूसरा केस हुआ कि टच क्या, ये तो दूर दूर तक मिली ही नहीं, यहाँ पर काटती हुई जा रही है। और अगले केस में तो इन्होंने एक दूसरे को छुआ तक नहीं, टच तक नहीं किया। तो हम कहेंगे कि कैसी रेखाएं हैं, ये जो है वो समांतर रेखाएं इनको हम कहते हैं, ठीक है। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। और अगर आखिरी केस की बात करें तो आखिरी केस कहता है कि क्या होगा, एक केस में एक बिंदु पर, इस केस में एक बिंदु पे प्रतिच्छेद हुई, दूसरे में तो प्रतिच्छेद ही नहीं हुई, समांतर की समांतर रह गई। और बात करें आखिरी केस की, तो मान लो एक रेखा ऐसे जा रही है, तो दूसरी रेखा ने तो भाई हद कर दी, क्या कर दिया कि जिस रास्ते को काली वाली रेखा ने फॉलो किया, उसी सेम रास्ते पर लाल वाली रेखा भी चढ़ गई। तो ये तीसरा केस होता है। मतलब जब भी आप ग्राफ बनाओगे, क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, तो या तो रेखाएं आपस में ऐसे काटती हुई जाएंगी एक दूसरे को, मतलब कि प्रतिच्छेद कर देंगी, या तो रेखाएं समांतर रहेंगी, इतनी दूर दूर रहेंगी कि एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, या तो रेखाएं ऐसी होंगी कि एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, ठीक है। एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी, जिस रास्ते से काली वाली रेखा गुजर रही है ठीक उसी रास्ते से लाल वाली भी चली जाएगी, उसको हम कहते हैं संपाती रेखा। क्या कहते हैं, संपाती। तो ये तीन केसेस अच्छे से देख लो, इनके नाम अच्छे से देख लो। पहला है प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा है समांतर रेखा, तीसरा है संपाती रेखा। तो बताओ जरा, सभी को समझ आ गया ये तीनों के बारे में? यस मैम। अभी बताओ, चैट में लिख लो फटाफट से। ठीक है। तो अब हमने रेखाओं के टाइप सीख लिए कि तीन तरह के होते हैं। अब ये इन्होंने यहाँ पे हमें एक और सूचना दी है, एक और जानकारी दी है। जानकारी ये दी है कि दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं पर एक दूसरे पे टकराएगी, या जितने बिंदु पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करेगी या काटेगी, गुड इवनिंग ऐसा करेगी, तो उसके उतने ही हल होंगे। क्या कहा इसने कि आपके पास जो रेखा है, जो दोनों ग्राफ की रेखाएं हैं, वो जितनी बार बिंदु पे टकरा रही है, जितनी बार क्या कर रही है, बिंदु पे टकरा रही है, उतने ही उसके हल निकलते जाएंगे। जैसे कि केस नंबर 1 में जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है, कैसी रेखा है भी, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये एक ही बिंदु पर मिल रही है, एक ही बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है। तो हम कहेंगे इसका केवल और केवल एक ही हल निकल कर आएगा, केवल और केवल एक हल। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु पे टकराई ना, तो कितने हल हुए, एक हल हुआ। दूसरी तरफ समांतर रेखा वाले केस में आप मुझे बताओ कि इसके कितने हल होंगे। यहाँ पे एक बिंदु पे टकरा रही है तो एक ही हल हुआ, अब समांतर रेखा में कितने हल होंगे, सोचो जरा। पक्का पक्का, कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 0। अच्छा ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि हमें जो सूचना दी थी उसने कहा था 2 नहीं बेटा, सुनो क्या होगा, 2 नहीं होगा, 0 होगा। इसको हम कहेंगे कोई हल नहीं। क्या कहेंगे हम कि कोई हल ही नहीं होगा। भाई क्यों हल नहीं होगा, क्योंकि हल कैसे होता है, हल कैसे निकलता है, जब रेखाएं आपस में टकराएंगी। यहाँ पे देखो, इस लाइन को अच्छे से समझो, इस लाइन को अच्छे से पढ़ो कि दोनों रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिलेगी उनके उतने ही हल होंगे। ये वाली रेखा एक बिंदु पे मिली तो इसका एक हल हुआ, ठीक है। ये दोनों रेखाएं जो जा रही हैं, जो यहाँ से गुजर रही हैं, भाई ये तो कभी मिलेगी ही नहीं। एक क्या, ये तो आधे बिंदु, किसी बिंदु पे नहीं मिलेगी। इनको बढ़ाते जाओ, कभी नहीं मिलेगी। तो जब ये किसी बिंदु पे मिल ही नहीं रही तो हमें हल भी कैसे मिलेगा। हल के लिए उसको
टकराना जरूरी है, बिंदुओं पर दोनों रेखाओं का मिलना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे नहीं मिली तो हल ही नहीं होगा। अब बात करते हैं संपाती की। संपाती रेखा में आपको क्या लगता है भाई कितने हल हो सकते हैं? B25 वाले बताओ। 0 मैम। 0 मैम। अनेक मैम। पक्का? चलो देखते हैं। ये जो दो रेखाएं जा रही हैं ना, ये पता कैसे जा रही हैं? ये इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनके पास जो ये पॉइंट है वो सेम है। सेम का मतलब क्या कि ये वाला जो बिंदु है ये काले के पास भी है, लाल के पास भी है। ये वाला बिंदु काले के पास भी, लाल के पास भी। ये वाला बिंदु काले के पास भी, लाल के पास भी। ये वाला बिंदु भी, ये वाला बिंदु भी, ये वाला बिंदु भी। तो इतने सारे बिंदुओं पे ये रेखाएं आपस में मिलती हुई जा रही हैं। तो मैंने देखो बिंदु बड़े बड़े बनाए। अगर मैं इतने छोटे 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 बिंदु बनाऊं तो इसका मतलब कि इसके जो हल निकल के आएंगे वो अनेक होंगे। अभी के लिए 8 है क्योंकि अभी मैंने 8 बिंदु बनाए। अगर मान लो मैं ऐसे बिंदु बनाऊं, ऐसे 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 बिंदु बनाओ, तो गिन पाओगे? बताओ, गिन पाओगे? हाँ या ना? नो मैम। नहीं गिन पाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके जो है वो अनेक हल होते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि इसके हल होते हैं अनगिनत। अनगिनत मतलब जिसकी आप गिनती भी नहीं कर सकते, उतने इसके हल होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बस ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए कि रेखाएं एक तो कितनी प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रतिच्छेदी, नंबर 2 समांतर, नंबर 3 संपाती। प्रतिच्छेदी रेखा एक ही बिंदु पे आके, हाँ बिल्कुल शुरू से समझ रहे हैं। देखो हम जब ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं? हम अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो क्या होता है? 3 केसेस होते हैं। नंबर 1 रेखाएं जो होंगी, 2 रेखाएं जो होंगी जिससे ग्राफ बन रहा होगा, या तो वो प्रतिच्छेद करेगी। नंबर 2 या तो रेखाएं समांतर जाएंगी, एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी। नंबर 3 ऐसी रेखा जाएगी कि एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी रेखा कि क्या करेगी? एक के ऊपर एक चढ़ जाएगी। तो आपने ये 3 केसेस याद रखने हैं। आपको ये 3 केसेस अगर याद रहते हैं तो ये आपके आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। आपको 3 केसेस याद हो गए। अब आपको ये याद करना है कि प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो हल कितने होंगे। हल निकालने का तरीका बहुत आसान। 2 रेखाएं जितने बिंदुओं पर, 2 रेखाएं जितने बिंदुओं पर टकराती जाएगी उतने ही उसके हल निकलेंगे। वॉइस ब्रेक हो रहा है, बाकी बच्चों को हो रहा है क्या वॉइस ब्रेक? मतलब आवाज कट कट के आ रही है क्या? नो मैम। नो मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही। एक पता है क्या है, क्योंकि अभी क्लास में बहुत से बच्चे हैं ना, इसलिए थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इतने सारे बच्चों के लिए आपका नेट भी ज्यादा चल रहा होगा। नेट ज्यादा चलेगा तो थोड़ा दिक्कत तो रहेगी। ठीक है, अभी मैंने स्क्रीन को फिर से शेयर किया, एक बार देख लो, एक बार देख लो। दिख गई मैम। ठीक है, अभी आवाज ठीक आ रही है? बताओ पहले तो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी दोबारा रिपीट करने के लिए भी इसको ऐसे देख लो। अगर रेखा प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखा एक ही बिंदु पर क्या करती है? एक ही बिंदु पे टकराती है। देखो ना आप यहाँ पे बिल्कुल बस देख के करो, इसमें कुछ भी रट्टा मारने वाली बात है ही नहीं। एक ग्राफ की रेखा यहां से गई, दूसरे ग्राफ की रेखा यहां से गई, दोनों एक बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद कर गई, मतलब एक बिंदु पे जाके टकरा गई। तो ये रेखाएं जितने बिंदुओं पे टकराएंगी उतने इसके हल निकलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे टकराई है तो इसके हल भी कितने होंगे? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा। ठीक है, अब बात करें समांतर रेखाओं की। तो समांतर रेखा में क्या होता है? एक रेखा जा रही है ऐसे और दूसरी रेखा जा रही है ऐसे, इनके बीच का जो ये अंतर है ये हमेशा ही सेम रहता है। तो इस वजह से ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं मिल पाती। जब ये आपस में मिल ही नहीं पा रही तो इनका हल भी नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर हल निकालना है या जब हल निकलता है तो रेखाएं आपस में टकराती है, चाहे वो प्रतिच्छेद करके टकराए, चाहे वो केस नंबर 3 मतलब संपाती होकर टकराए। लास्ट केस की बात अगर हम करें तो देखो ध्यान से, जिस रास्ते पे काली वाली रेखा जा रही है ठीक उसी रास्ते पर ये लाल रंग की रेखा भी चल रही है, उसी रास्ते को फॉलो कर रही है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पहले
जो आपका पहला ग्राफ बना उसके बिंदु और जो दूसरा ग्राफ बना उसके बिंदु दोनों ही सेम हो। जब दोनों सेम होते हैं तभी ये केस होता है कि आपकी जो रेखाएं हैं एक ही रास्ते को फॉलो करेगी। अब ये वाली प्रतिच्छेदी रेखा तो भाई एक ही बिंदु पे मिल रही थी, पर ये जो संपाती रेखा है ये तो इतने सारे बिंदुओं पे मिल रही है, इतने ज्यादा बिंदुओं पे ये रेखा मिल रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसके जो हल, क्योंकि हर बिंदु पे मिलती जा रही है ना, ये तो सिर्फ एक बिंदु पे मिला, लेकिन ये इस पे भी मिल रही है, इस पे भी मिल रही है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, जितने बिंदु बन सकते हैं उतने बनाओ और उन सभी बिंदुओं पे काली और लाल रेखा मिलती चली जाएगी। तो हम इसलिए कहते हैं कि जब केस संपाती होता है तो जो आपके हल होते हैं वो अनगिनत होते हैं, अनेक होते हैं, इतने सारे हल निकलेंगे कि आप गिन भी नहीं पाओगे। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? केसेस भी और उनके हल भी कितने कितने निकलते हैं, बाकी आगे जब करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। अभी फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमने इसका ग्राफ बनाना है, आपको यहाँ पे दो समीकरण दे रखे हैं, हमने क्या करना है, हमने इसके जो है वो ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जिन बच्चों ने सीखा है वो खुद से कोशिश करो इसका ग्राफ बनाने की, और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ प्रतिच्छेदी आएगा या फिर संपाती आएगा या फिर समांतर आएगा। जिन बच्चों ने सीखा है बनाना वो इसको करो ट्राई, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो फटाफट से सीखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सीख रहे हैं ग्राफ कैसे बनता है। करेक्ट है? तो मैंने यहाँ पे बना दिए दो डब्बे, ये दो डब्बे मेरे काम आएंगे क्या करने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे फटाफट से बना दिया है। तो आप भी ऐसे ही दो डब्बे अपनी कॉपी पे बना दो, ठीक है। सेम ऐसे दो डब्बे क्या करो, अपनी कॉपी पर बना दो। अब हमने सबसे पहले अपने समीकरण को लिखना है जो हमें दे रखे हैं। तो इसके आगे मैं लिख रही हूं x जमा y बराबर है 5, क्योंकि ये मेरा पहला समीकरण है। पहला डब्बा पहले समीकरण के लिए होता है। फिर हमने देखना है दूसरा, तो दूसरे को देख लेते हैं। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का y बराबर में 4। दूसरा डिब्बा दूसरे समीकरण के लिए है। किस किस को बस यहां तक समझ आ गया? ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो बताओ, जिसको समझ आ गया वो कुछ मत बोलना, नहीं तो फिर चैट पूरा ऐसे भर जाता है। जिसको समझ नहीं आया वो बोलो। सबको समझ आ गया? चलो ठीक है। अब हमने, नहीं समझ आया, देखो देखो यहाँ पे मैंने कहा कि हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? इन दोनों समीकरणों का। ठीक है, अभी देखो जो हमने पीछे पढ़ा ना, जो हम अभी पीछे पढ़ के आए कि भाई 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। जो रैखिक समीकरण होता है 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। ये अलग अलग करना है क्या? हाँ, अलग अलग करना है, बिल्कुल इन दोनों को अलग अलग करना है। तो ये 3 तरह के ग्राफ बनते हैं, किसके? रैखिक समीकरण युग्म के। क्वेश्चन एक है पर ग्राफ अलग अलग बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक है पर ग्राफ अलग अलग बनेंगे। तो हम भी यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बना रहे हैं। इतना तो हमें पता है कि या तो ग्राफ ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, पर वो बना के पता चलेगा, बिना बनाए तो पता लगा नहीं सकते। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को इनके अपने अपने डब्बे दे दिए। पहले समीकरण को दे दिया पहला डब्बा, दूसरे समीकरण को दे दिया दूसरा डब्बा। अब इस डब्बों का करना क्या है तो वो देख लेते हैं। एक और लाइन यहाँ पे ऐसे लगा देनी है, ठीक है। और सबसे पहले डब्बे में सबसे ऊपर लिखना है x और नीचे लिखना है y। अभी बस पहले के लिए लिख रही हूं, ठीक है। पहले ऊपर लिखना है x और नीचे लिखना है y। क्लियर है? अब क्या करना है हमने, हमें जब ग्राफ बनाना होता है तो हमें x की वैल्यू भी चाहिए होती है और y की वैल्यू भी चाहिए होती है, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू से ही ग्राफ बनता है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि इस समीकरण को उठा के अलग से लिखेंगे। क्या करेंगे हम, पहले वाले समीकरण को उठा के अलग से लिखेंगे, तो अलग से लिख दिया। अब हम x की वैल्यू को अपने आप सोचेंगे दिमाग में, x की जगह पे हम अपनी मर्जी से वैल्यू को भरते जाएंगे और y का मान निकालते जाएंगे। जैसे हमने सेब और संतरे में किया था ना कि भाई x 0 था, सेब 0 थे तो संतरे 6 थे। अच्छा, जब संतरे 5 थे तो सेब 1 था, ऐसे से किया था। वैसे अब हम यहाँ पे करेंगे, x की जगह पे अगर मैं 0 लिखूं तो y कितना आएगा? x अगर 0 है तो y कितना आएगा? 3 नहीं 5। ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। अब x को आपने 0 मान के किया, अपनी मर्जी से माना,
तो x की जगह पे 0 लिखो ऐसे, ठीक है, x की जगह पे 0 लिखो। और जब x 0 था तो y कितना निकला, 5 निकला, तो y की जगह पे 5 लिखो। तो ये जोड़ी बन गई। कैसी जोड़ी बन गई? जब भी आप ऐसा टेबल बनाओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा, जो भी पेपर चेक कर रहा होगा समझ जाएगा कि ये जो है इस बच्चे ने क्यों लिखा है, क्योंकि x का मान जब 0 था, किसी का माइक ऑन है भाई, माइक ऑफ रखो। x जब 0 था तो y जो है वो 5 आया, वो खुद समझ जाएगा अगर आप ऐसे लिखोगे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस बिल्कुल बिल्कुल 0,5। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमने x की जगह पे अपनी मर्जी से 1 लिखना है, अपनी मर्जी से। x की जगह पे जो भी लिखना है ना अपनी मर्जी से लिखा करो और आपको आंसर मिल जाएगा। x की जगह पे लिखा मैंने 1, ठीक है। और तो y कितना आया बताओ? -4 मैम। 5 मैम। 5 नहीं बेटा, देखो 1 यहाँ पर है ना, 1 को वहां भेजो, 1 को उस तरफ भेजो, ठीक है। y को अकेला छोड़ना है तो 1 को उधर भेजो, तो 5 - 1 हो जाएगा और 4 आ जाएगा। तो x को जब हमने अपनी मर्जी से 1 माना तो y हमें 4 मिला। कितना मिला? 4 मिला, ठीक है। अब क्या करो, अब x की जगह पर अपनी मर्जी से 2 लिखो, तो y कितना आएगा? लेकिन आएगा मैम। बिल्कुल, y को अकेला छोड़ो और 5 में से 2 को घटा दो तो आ जाएगा 3। तो जब मैंने x को 2 माना तो y आ गया 3। आपको इतना ही करना है, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। इतने ही पॉइंट से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अभी हमने ये सब किया पहले समीकरण के लिए, अब यही सेम चीज करेंगे हम अपने दूसरे समीकरण के लिए। तो यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अब दूसरे समीकरण को भी उठा लिया, ठीक है, दूसरे समीकरण को भी उठा लिया। अब x की जगह पर जब अपनी मर्जी से 0 भरोगे तो y की जगह पे क्या आएगा? 0 गुणा x 4 मैम। माइनस, बिल्कुल y बराबर 4। x ने 0 से गुणा की, 0 ही रहा। 0 माइनस y करेंगे तो गलत है, गलत है, फिर से बताओ, ढंग से बताओ। 0 माइनस y बराबर है 4, तो माइनस y आएगा 4 के बराबर। और y कितने के बराबर आया? नहीं, y माइनस का है, ध्यान दो, माइनस का नहीं चाहिए y का मान चाहिए। तो क्या करते थे, इस माइनस को उठा के इसको दे देंगे, 3 मैम। -4। फिर से सीखो, इसमें डाउट है ना, फिर से सीखो, फिर से सीखो। हमने यहाँ पे लिखा 2x माइनस का y बराबर में 4। मैंने x को 0 माना, मुझे किसी ने बोला नहीं, मैंने अपनी मर्जी से माना। तो x की जगह पे 0 लिखना है तो 2 की जगह पे 2 रहेगा, x की जगह पे आ जाएगा 0 माइनस y बराबर में 4, ठीक है। अब 2 में से 0 को गुणा करो तो 0 ही तो आता है, तो ये आ गया 0 माइनस y बराबर में 4। अब 0 और y ये दोनों आपस में माइनस कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो चीज बच रही है वो वैसी की वैसी ही बचेगी। अगर यहाँ पे 0 माइनस y है तो 0 को हटा देंगे। 0 के अलावा क्या लिखा है, तो 0 के अलावा लिखा है माइनस का y बराबर 4। इस बात का ध्यान देना, 0 माइनस y कभी भी y नहीं आएगा, कभी भी 0 में से y को घटाओगे, 0 में से y को घटाओगे, y अकेला नहीं आएगा, y माइनस का आएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो भाई y माइनस में नहीं चाहिए, हमें तो y जब हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y के इस माइनस को उठा के 4 के पास पकड़ा देंगे कि भाई तुम रख लो, मुझे तो माइनस चाहिए नहीं। तो हमने कहा 4 को कि भाई इस माइनस को तू रख ले, तो 4 बन जाएगा माइनस का। तो हमारा आ गया y बराबर है -4, ठीक है, इसको याद रखना। तो y कितना आ गया? -4। किसकी वजह से? तो इसकी वजह से, ठीक है। चलो अभी अगर मैं क्या करूं, मैं x को अपनी मर्जी से 1 लिखूं तो y का मान बताओ? -3 मैम। ठीक है, ये आ गया 4। 3 तो नहीं आएगा। -2। चलो देखते हैं, 2 ऐसे का ऐसा, माइनस का y ऐसे का ऐसा, 4 ऐसे का ऐसा। y को अकेला छोड़ना है, लेकिन
y के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन इसके साथ ही रहेगा, और ये 2 उठ के 4 के पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2। ठीक है, अब 4 में से 2 को घटाओ तो 4 में से 2 घटा तो 2 ही बचा, और माइनस का y था जो कि नहीं चाहिए, तो हमने कहा भाई हमें तो माइनस चाहिए नहीं, चल 2 तू इस माइनस को रख ले, तो हम इस माइनस को इसको दे देंगे। ठीक है, ये जो माइनस का निशान था हमने किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो इसलिए y कितना आ गया, -2। कब, जब हमने x को 1 के बराबर रखा तो y हमारा -2 आ गया। अब हम अगर x को 2 के बराबर रखें तो सोचो जरा, x अगर 2 हो जाए, 2 गुणा में 2 माइनस y बराबर 4, 2 दूनी 4, 0 मैम। -4 नहीं, तो माइनस का y ऐसे कैसा रहेगा, ये वाला 4 उठ के उधर चला जाएगा और उसके साथ जाके माइनस कर देगा, तो हमें मिल गया -y बराबर में 0। फिर से वही चीज, y ने कहा मुझे माइनस का साइन नहीं चाहिए, तो हमने कहा चल भाई 0 तू रख ले। 0 ने कहा लाओ लाओ मेरे पास साइन को तो लाओ जरा, मैं तो सबको खत्म कर देता हूं, तो 0 ने माइनस को खत्म ही कर दिया। तो 0 को ना तो माइनस का लिखते ना तो जमा का, क्योंकि 0 हर साइन को खत्म, ये देखो लिखा भी था किसी ने -0, इतने बच्चों ने -0 लिखा, नहीं ऐसा नहीं होता। 0 क्या करता है, 0 के साथ कोई संख्या गुणा करे, कोई चर गुणा करे, कोई चिन्ह गुणा करे, 0 उसको खत्म कर देता है। तो 0 ने खत्म कर दिया सब कुछ, और y हमारा सिर्फ 0 आया। प्लस माइनस नहीं लिखते 0 को कभी भी, सिर्फ 0 लिखेंगे। ठीक है, अभी किसी का माइक ऑन है, इसको माइक ऑफ रख दिया करो, अपना आंसर देते हो ना उसके बाद माइक ऑफ कर दिया करो। जब इसको 2 रखा तो ये तो हमारा भी 0 ही आ गया। तो बस अभी ग्राफ बनाने के लिए जितनी चीजें हमें चाहिए थी वो चीजें हमें मिल चुकी हैं। जिसको भी ये टेबल बनाने में दिक्कत है या ये टेबल अभी तक समझ नहीं आया तो क्लास खत्म होने के बाद पूछना, क्योंकि अभी पोल के क्वेश्चन में इस टेबल का कोई काम ही नहीं है, तो दोबारा दोबारा सीख के हम बस बोर हो जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को समझ आ गया, मैम एक बार मेरे को क्वेश्चन बता दो, आप दोबारा मेरी क्लास ऐप होगी थी। क्वेश्चन ये है कि आपको 2 समीकरण दे रखे हैं और आपको बोला है कि इनके ग्राफ, इसका ग्राफ बनाओ, बस क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, समीकरण है x जमा y बराबर है 5, 2x माइनस y बराबर है 4, ये आपके समीकरण है। आपको बोला है कि इसका क्या करो, इसका ग्राफ बनाओ। तो चलो जो जो चीजें ग्राफ बनाने के लिए चाहिए वो मिल चुकी है, तो यहाँ पे एक ग्राफ बना देते हैं फटाफट से। आप सभी भी अपनी कॉपी पे ग्राफ बना दो। y का हमें 5 चाहिए, तो मतलब y के लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, और x का सबसे बड़ा कितना है, x का सबसे बड़ा है 3, नहीं 2 ही x का तो सबसे बड़ा, पर y के लिए 5 चाहिए, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा थोड़ा, और ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्केल की मदद से अपने पॉइंट्स बना देते हैं। तो छोटा सा स्केल दिख रहा है तो मुझे तो दिखेगा ही नहीं कुछ। ठीक है, 2 4 6 8 10। आप सभी भी बनाइए, बिल्कुल बराबर गैप रखना है, तभी आपका जो है वो ग्राफ अच्छा बनेगा, नहीं तो आपका ग्राफ गलत बनेगा। 2 4 6 8 10 12, मतलब मैं गिन रही हूँ स्केल का माप। ऐसा मत सोचना कि मैं ग्राफ में 2 4 6 लिखूंगी। ठीक है, मैं स्केल का माप गिन रही हूँ, कितना मैंने कितना कितना का डिस्टेंस लिया है। क्या देखना है, सोल्यूशन। बस 1 मिनट, मैं इसको बना दूं एक बार ग्राफ को, फिर देखती हूँ। ठीक है, मतलब ये लाइंस लगा दूं अच्छे से, फिर आपकी नोटबुक देखती हूँ। तो ये है 2 4 6 8 10, और y को नीचे की तरफ करना है अब। चलिए दिखाइए फटाफट से नोटबुक, अमन।
एक रेखा तो दिख गई, दूसरी नहीं दिख रही। अरे आपने अलग अलग बनाया, नहीं इसको एक ही ग्राफ पे बनाओ, अलग अलग बना के ना, एक ही ग्राफ पे दो दो ग्राफ नहीं बनेंगे, एक ही ग्राफ पे दोनों रेखाएं बनेंगी। ठीक है, सबसे पहले हमने एक्स के पॉइंट लिखने हैं, तो एक्स का हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। वाई का लिखना है तो ऊपर की तरफ को वाई पॉजिटिव रहता है, तो 1 2 3 4 5 6, और वाई का नीचे की तरफ को रखना है वो नेगेटिव रहता है, -1 -2 -3 -4, और एक्स का लिखना है इस तरफ को तो वो भी माइनस का रहता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हमने पॉइंट्स लेने हैं। पॉइंट्स लेने का तरीका आपको पता है कि हल कैसे लिखा जाता है, हल को लिखते हैं x, y करके। अभी हम पहले वाले समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, तो हम सिर्फ पहले वाले डब्बे को देखेंगे। ठीक है, पहले वाले डब्बे में जब x को 0 रखा तो y 5 आया था, तो आपने बस इस 0,5 को अपने ग्राफ में ढूंढना है, तो ग्राफ में ढूंढ के बताना है। तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था कि अगर कोई जो आपका ये होता है, कोई अगर आपका x होता है या y होता है, इसमें से कोई अगर एक 0 हो जाता है, तो हम उत्तर कहाँ डालते हैं, किस अक्ष पे उत्तर आएगा, x अक्ष पर या y अक्ष पर? y अक्ष पर। y अक्ष पर। और y के कितने पर? 5 पर। 5 पर। तो y का 5 यहाँ है, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, और इसको हमने जो है वो इसका नाम भी देना है, तो इसका नाम है 0,5, मतलब y का x का 0 और y का 5। तो पहले का ग्राफ का पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि जब हमने x को 1 रखा था तो y हमारा 4 आया था, मतलब 1,4। अभी हमें क्या करना है, x का 1 ढूंढना है और y का 4 ढूंढना है, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, x का 1 यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ को, और y का जो 4 है वो यहाँ से आएगा आगे की तरफ को, और इस बिंदु पर हमें जो है वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला। वैसे आपने छोटे छोटे बिंदु बनाने, मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही बिंदु बना दिया। ठीक है, ये है 1,4। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कि जब हमने x को 2 रखा तो y जो है वो 3 के बराबर आया, तो हमको ढूंढना है x का 2 और y का 3। x का 2 यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर की तरफ को जाएंगे, y का 3 यहाँ है, यहाँ से आगे की तरफ को आएंगे, और जो है वो यहाँ पर एक बिंदु सा बना देंगे। ठीक है, और इस बिंदु को हम नाम देंगे, जो इसका नाम है वो है 2, x का 2 y का 3। तो बस ये हमने यहाँ पे बना दिया इसको। अब हम फुट्टे की ही मदद से क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। और आप खुद देखना, अभी जो आपने चीज पढ़ी ना कि आपका जो ये होता है रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल सीधी रेखा होता है, अब वो चीज आपको यहाँ पर खुद दिख भी जाएगी कि आपका जो ये आएगा वो बिल्कुल सीधा ही आएगा। अब ये पॉइंट्स मैंने काफी मोटे बना दिए ना, तो ये थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो गई, पर चलो मिलाते हैं इसको अब। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसी कुछ रेखा बनी है, बिल्कुल सीधी सी। अब बनाते हैं दूसरे का ग्राफ। दूसरे के ग्राफ के लिए जब हमने x को कितना रखा था, 0 रखा था, तो y कितना आया था, -4 आया था। तो x तो 0 हो गया, y है -4, तो बताओ उत्तर कहाँ आएगा, किस अक्ष पे आएगा, x पर या y? y के कितने पर? y y कितने पर? 4 पर, -4 पर। ठीक है, y के -4 पर। तो चलो इसको लिखते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट हमें मिला जो था x का 0 और y का -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब और लिखते हैं। अगला पॉइंट है जब x जो है वो 1 के बराबर था तो y जो है वो -2 था। जब x 1 तो y -2। अब x वाली चीज यहाँ पे है, शामिल है, तो हम क्या करेंगे, x का 1 यहाँ पर है, यहाँ से आएंगे नीचे की तरफ को, कहां तक जाएंगे, y के -2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हमें मिल गया, ये हमारा पॉइंट जो मिल गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने अगला पॉइंट देखना है। तो अगला पॉइंट है कि जब x को आपने 2 के बराबर लिया तो y आपका 0 आया, तो y 0 हो चुका है ना। तो बताओ कि आंसर किस वाले पे आएगा, किस अक्ष पे आएगा?
एक्स पे एक्स के, और एक्स के कितने पर? 2 2 पर, मतलब यहाँ, ठीक है, x के 2 पर मतलब यहाँ आएगा। अब इसको भी जोड़ देते हैं, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ये है हमारा x का 2 और y का 0, ठीक है। अब इसको भी हमने जोड़ना है, जोड़ेंगे इसको भी हम स्केल की मदद से। बिल्कुल सीधा आपने अपना स्केल रखना है जिससे कि सारे बिंदु क्रॉस हो पाए। और मैंने बिंदु काफी बड़े बना दिए ना, तो थोड़ी सी इसमें दिक्कत आ सकती है, बट आपने बिंदु जो है वो बिल्कुल इतने पतले पतले बनाने की किसी को दिखे ही ना, बहुत छोटे वो दिखने चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको जोड़ते हैं, तो इसको जब जोड़ा तो कुछ ऐसा ही जुड़ के आएगा, ये भी बिल्कुल सीधी रेखा ही आई, ठीक है। और अब फुट्टे को हम कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पे जाके खुद ब खुद मिल गई। अब उस बिंदु की तलाश करते हैं कि किस बिंदु पे जाके ये रेखाएं मिल रही हैं। पहले मुझे बताओ, ये जो ग्राफ बना ये कैसा है? ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है, या फिर समपाती है? प्रतिच्छेद है मैम। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ये इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। जरा देखो ये कौन सा पॉइंट है। तो x का मुझे ये 3 लग रहा है, x का क्या लग रहा है? x का लग रहा है ये 3, और y का मुझे ये लग रहा है 2। तो 3,2 इस पॉइंट पर जो है ये दोनों रेखाएं आकर के खुद ही प्रतिच्छेद हो गई। जबकि अगर मैं आपको बोलूं कि क्या हमने ये पॉइंट निकाला था 3,2, क्या इस नाम का हमने कोई पॉइंट निकाला था? अगर देखो तो जब हमने ग्राफ के लिए टेबल बनाया, ना हमने पहले वाले में 3,2 नाम का कोई बिंदु निकाला, ना हमने दूसरे वाले में 3,2 नाम का कोई बिंदु निकाला। हाँ, पहले वाले में हमने निकाला था, पर वो 2,3 था, मतलब x का 2 y का 3। पर जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं वो बिंदु 3,2 है, मतलब x का 3 y का 2। इन दोनों में अंतर है, 3,2 और 2,3, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये बिंदु हमने निकाला ही नहीं था, लेकिन खुद ही ग्राफ की रेखा क्या करी, उस पर गई और वहां से टकराकर जो है वो दोनों ऐसी हो गई, ठीक है। तो यहां से हमने एक चीज सीखी। क्या चीज सीखी? कि ये जो 3,2 है ये पक्का इस रैखिक युग्म का हल है। क्या है? इस रैखिक युग्म का हल है। क्यों है रैखिक युग्म का हल? क्योंकि हमने पिछली क्लास में एक लाइन पढ़ी थी, क्या होता है, जो आपके समीकरण के या आलेख का हल होता है, सिर्फ और सिर्फ वही क्या करता है, ग्राफ की रेखा पे आता है। अब 3,2 को हमने निकाला ही नहीं, हम चाहते ही नहीं थे कि 3,2 पे जाए, क्योंकि अगर हम चाहते तो हम पॉइंट निकालते, हम लिखते कि x 3 है तो y कितना, लेकिन हमने तो नहीं निकाला। बिना पॉइंट निकाले ही ये रेखा खुद ब खुद इस पॉइंट से गुजर गई। तो इसका ये मतलब है कि ये इसका हल है, क्योंकि जो हल होता है युग्म का वो खुद ही ग्राफ पर आ जाता है। आप ग्राफ अगर अच्छे से बनाओगे, तभी मैंने बराबर बराबर का गैप लिया ताकि ग्राफ में कोई गड़बड़ ना हो, और खुद ब खुद जो है वो 3,2 पे हमारी रेखा आ गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो हल है ये दोनों का था। देखो ये 3,2, इस काली रेखा भी इस बिंदु से गुजर रही है, हरे रंग की रेखा भी इस बिंदु से गुजर रही है। इसका मतलब ये जो हल है ये दोनों का है, पहले वाले समीकरण का भी और दूसरे वाले समीकरण का भी। तो ऐसी संख्या या ऐसा हल जो पहले वाले का भी हो और दूसरे वाले का भी हो, उसको हम कहते हैं ये युग्म का हल है। किसका हल है? युग्म का हल, ठीक है। अगर मैं बात करूं 0,5 की, तो 0,5 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले समीकरण का हल है। अगर मैं बात करूं 0,-4 की, तो 0,-4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे समीकरण का हल है। और क्वेश्चन में हमें समीकरण का हल तो पूछा ही नहीं, हमें पूछा है कि युग्म का हल बताओ। युग्म का मतलब ऐसा हल जो दोनों का हो, पहले वाले समीकरण का भी दूसरे वाले का भी। तो वो तो वही बिंदु होता है जो दोनों में आ रहा हो, और वो बिंदु कौन है? तो वो बिंदु है
3,2। बाकी जिसको भी इसको पूरी डिटेल में सीखना है वो क्लास के बाद मुझसे फिर से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अभी इसको इतनी ही डिटेल में हम सीख सकते थे, इससे ज्यादा इसमें सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने सीखा ग्राफ कैसे बनता है। अब देखते हैं आगे। अब आपको बोला कि भाई इसका इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका इसका जब इन्होंने ग्राफ बनाया, इसको हम बनाएंगे नहीं, इसको आप खुद से सीखो। जब इन्होंने इन दोनों समीकरणों का ग्राफ बनाया तो एक रेखा जो है वो यहां से गई और दूसरी रेखा जो है वो यहां से गई। ये कैसी रेखाएं हैं? ये समांतर रेखाएं हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो हल कितने होते हैं? बताओ। 0। 0। ठीक है, तो इसमें कोई बिंदु था ही नहीं जहां पे दोनों समीकरण मिल पा रहे हो, तो इसका हल क्या होगा? इसका हल 0 होगा। अगर हम बात करें जो हमने ग्राफ बनाया तो वो प्रतिच्छेदी रेखा का था। प्रतिच्छेदी रेखा कहती है कि एक ही हल होगा और वो हल भी हमने ढूंढ लिया है, वो है 3,2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये समांतर रेखाएं हैं, यहाँ एक किसी भी बिंदु पे नहीं मिल रही है, अतः इसके जो हल होगा वो होगा ही नहीं, कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, अगला इन्होंने बनाया, इसका इन्होंने ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ बनाया तो देखो रेखाएं कैसी आई? प्रतिच्छेदी आई। तो बताओ इसके कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? 1। और वो हल है कौन सा? उसका नाम बता सकते हो? अगर मैं ग्राफ को जूम करके दूं तो क्या उस हल का नाम बता सकते हो? 3.8। 3,1। ये 3,1, क्योंकि इस बिंदु पे आके दोनों रेखाएं टकराई हैं तो हम कहेंगे ये 3,1 इन दोनों का हल है, युग्म का हल है। ठीक है, तो बिल्कुल 3,1 ऐसा बिंदु है जो दोनों जहां पे दोनों रेखाएं टकरा रही हैं, तो हम कहेंगे ये इसका हल है। क्या 3,1 के अलावा भी इसका कोई हल निकल सकता है? नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा सिर्फ और सिर्फ एक ही बार टकराती है, एक ही जगह पर टकराती है, बार बार वो नहीं टकराती। चलो अगला केस देखते हैं। तो इसका इन्होंने जब ग्राफ बनाया x जमा y बराबर है 4 और 2x जमा 2y बराबर है 8, जब इसका ग्राफ बनाया तो वो कुछ ऐसा बना। ठीक है, ऐसा ग्राफ बना कि पहली रेखा भी इसी से जा रही है और दूसरी रेखा भी इसी पर से जा रही है। तो अब सोच के बताओ कि ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी में नहीं, प्रतिच्छेदी तो होता है जो समांतर रेखा काटती है। मैम, समांतर। अरे समांतर तो ऐसी, संपाती है। हाँ समांतर तो ऐसी होती है कि एक ऐसी दूसरी ऐसी, ये है संपाती, बिल्कुल करेक्ट, ये है संपाती रेखा। संपाती। अच्छा, संपाती में और इसके कितने हल होंगे? अनेक में अनेक हल होंगे। ठीक है, संपाती है और हर बिंदु पे मिलती जा रही है तो इसके अनगिनत हल होंगे। भाई गिन ही नहीं, इतने हल दे देगी आपको ये। ठीक है, चलो दोनों रेखाएं संपाती हैं जो कि अनेक बिंदुओं पर मिल रही है, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। तो अब यहाँ पे हमने सीखा कि कुछ होता है जिससे क्या होता है कि या तो हल निकलता है या तो हल नहीं निकलता। जैसे कि जब प्रतिच्छेदी तो एक हल निकल रहा था, जब रेखाएं थी संपाती तो अनेक हल निकल रहे थे, और जब रेखा थी कैसी? समांतर, तो हल ही नहीं निकल रहा था। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं नो हल, कोई हल ही नहीं निकल रहा था। तो इन्होंने कहा हल के हिसाब से इन्होंने इन रेखाओं को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 संगत और नंबर 2 असंगत। नंबर 1 है संगत और नंबर 2 है असंगत। संगत रैखिक युग्म उसको बोलेंगे जिसके जो है वो हल निकल जाएंगे। ठीक है, संगत किसको बोलेंगे? जिस समीकरण युग्म के हल निकल जाएंगे उसको संगत कहते हैं, जिसका हल नहीं निकलता उसको हम असंगत कहते हैं। अब कब कब हल निकलते हैं? अभी बेटा अभी हेलो हाय मत करो, अभी यहाँ पे देखो हल कब कब निकलते हैं। दो ही केसेस में, जब रेखा या तो प्रतिच्छेद कर रही हो, और दूसरा केस आप बताओ कब निकलते हैं हल? एक तो प्रतिच्छेदी में निकलते हैं, दूसरा कब निकलते हैं? संपाती में। बिल्कुल संपाती में। ठीक है, एक तो प्रतिच्छेदी में निकलेंगे और दूसरा किस में निकलेंगे? तो संपाती रेखा में भी हल निकलते हैं। प्रतिच्छेदी में निकलता है एक हल और संपाती में निकलते हैं अनगिनत हल। हमें बस हल से मतलब है, हमें एक हल मिल रहा हो, हमें अनेक हल मिल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस हल चाहिए। तो दो केसेस में हल मिलता है। किस केस में हल नहीं मिलता? पैरेलल में
समांतर। तो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनमें हल नहीं मिलता तो उनको हम कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। ठीक है, बस इसको याद रखना, हल मिल गया तो संगत, हल नहीं मिला तो असंगत। सिंपल है। जैसे कि ये प्रतिच्छेदी रेखा में केवल एक ही हल होता है, पर हल तो मिल रहा है ना, बाकी सब छोड़ो, हल मिल रहा है, जी हाँ, तो ये संगत होगा। समांतर रेखा में कोई हल ही नहीं निकल रहा तो इसे हम कहेंगे असंगत। संपाती रेखा में अनेक हल निकल रहे हैं तो इसे भी हम संगत कहेंगे। मतलब दो केसेस यहाँ पे संगत के हैं, प्रतिच्छेदी और संपाती है संगत का केस, और जो समांतर रेखा है वो है असंगत का केस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, आगे तो क्वेश्चन ही आ गया भाई। तो अब क्वेश्चन करेंगे पोल में। पोल का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जितना इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। बस इतनी नॉलेज अगर आपको आ चुकी है तो आप पोल का क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मैंने चैट को कर दिया है ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, आपको दिखाया है एक ग्राफ। ठीक है, ग्राफ को थोड़ा सा मैं मोटा कर देती हूँ ताकि आपको दूर से ही दिख जाए। ग्राफ कुछ ऐसा है कि एक रेखा भाई यहां से जा रही है और दूसरी रेखा जो है वो यहां से जा रही है। अब आपसे पूछा है कि ग्राफ को देख के बताओ आपको क्या लगता है इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। चलिए सभी जाके अपना आंसर पोल में जाके करो। डन मैम। ओके ओके बच्चों, वेरी गुड। सभी कोशिश करो भाई, और जिसका हो जाएगा बस हैंड रेज कर देना। ठीक है, डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके Done, ma'am. बच्चों, ठीक है ठीक है। चलो भाई सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। डन मैम। ओके ठीक है। क्लास में हमारे पास 60 बच्चे हैं और 60 में से 32 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 33 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मतलब आधी क्लास ने आंसर कर दिया है, आधी क्लास अभी भी रहती है। तो फटाफट से आंसर करो। आप देखो कि क्वेश्चन कैसा है, रेखाएं कैसी हैं। ठीक है, और उसके बाद पता करो कि उसके हल कितने निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। माइक ऑफ रखो। 38 बच्चों ने आंसर कर दिया। अब इतने सारे बच्चों में मैं नाम भी नहीं ले सकती भाई, नहीं तो नाम लेते लेते ही 5 मिनट चले जाएंगे। तो अभी के लिए आंसर करो भाई, ईमानदारी से आंसर करो। हाँ बिल्कुल, मैं रुकी हूँ, बिल्कुल रुकी हूँ, है ना। रेखाएं कैसी हैं, ग्राफ कैसा है, मैम आपको दोनों रेखाओं पे देखना है, क्या हो गया, फिर से बोलो। दोनों रेखाओं पर देखना है, ये जो ब्लू और रेड है। नहीं, दोनों रेखाओं पर नहीं देखना है, दोनों रेखाओं को देखना है। हमने 3 केस पढ़े ना, कि अगर रेखा प्रतिच्छेद करे तो हल कितने होंगे, अगर रेखाएं समांतर होंगी तो हल कितने होंगे, अगर रेखा संपाती होंगी तो हल कितने होंगे, ये हमने पढ़ा है ना। तो वो उस हिसाब से आपने देखना है। ओके मैम। ठीक है, चलिए ये रेखाएं कैसी हैं, कैसे आपको लग रही हैं वो देखो, फिर उस हिसाब से बताओ अपना आंसर कि इसके हल कितने होंगे, होंगे भी कि नहीं होंगे। सारे ऑप्शन आपके पास, सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आपको लगता है एक हल है, आप एक पे टिक कर दो। आपको लगता है कि इसके 4 हल हैं, आप बी पे टिक कर दो। आपको लगता है इसके बहुत सारे हल निकल जाएंगे तो सी पे टिक कर दो। आपको लगता है कि कोई हल ही नहीं होगा तो डी पे टिक कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अभी वेट 10 सेकंड्स का। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है प्लीज अपना आंसर कर दो भाई, क्योंकि अभी तक सिर्फ 41 बच्चों ने आंसर किए हैं। क्लास में तो इतने सारे बच्चे और आंसर इतने कम, क्यों कर रहे हो ऐसा। सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। बिल्कुल करेक्ट भाई, बिल्कुल सही। इसका कोई हल ही नहीं होगा, क्योंकि ये कैसी रेखा है। मैंने कहा अगर आपको ये समझ आ चुका है, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, अगर आपको ये समझ आ चुका है तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे।
जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो एक हल निकलता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल ही नहीं निकलता है, जब रेखाएं संपाती होती है तो अनेक हल मतलब अनगिनत हल निकलते हैं। तो यहाँ पे जो रेखाएं थी वो समांतर थी, समांतर रेखा का कोई हल होता ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी करेक्ट आंसर की स्लाइड मिसिंग है, तो अभी समझ लो इसका करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए करते हैं एक और क्वेश्चन, उसको भी हम करेंगे पोल में। तो अभी के लिए जिसने भी गलत किया है कोशिश करना है कि अगले सवाल में गलती ना करें, अपनी गलती को सुधार देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, फिर से आपको ग्राफ दिया है, ग्राफ में दोबारा से बना देती हूँ। एक रेखा जा रही है ऐसी और दूसरी रेखा जा रही है ऐसी। ठीक है, ये दोनों रेखाओं को अच्छे से देखो और पता करो कि ये किस तरह की रेखाएं हैं। ठीक है, किस तरह की ये रेखाएं हैं और आपको क्या लगता है कि इसके कितने हल होंगे। चलिए सभी जाइए पोल सेक्शन में और अपना अपना आंसर कीजिए, रेखाओं को देखो और देख के पता लगाओ कि आपको क्या लगता है इसके कितने हल होंगे। डन मैम। ओके बेटा, सभी ट्राई Done, करो, ma'am. सभी, हाँ सभी कोशिश करो। वेरी गुड, वेरी गुड। Done, ma'am. ओके बच्चों, मैम हो गया। ओके बेटा, 26 बच्चों के आंसर आ गए, पर क्लास में तो 60 बच्चे हैं। सभी कोशिश करो, ट्राई करते रहो। सही आता है गलत आता है उसकी चिंता मत करो, अपना आंसर दो, बस आपका काम है आंसर देना, फिर चाहे वो सही आए चाहे वो गलत आए। कोशिश करनी है सही देने की, पर नहीं आया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, सीखेंगे उसको फिर से। वेरी गुड, वेरी गुड। थर्टी 38 स्टूडेंट्स अपना आंसर दे चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बाकी बच्चे भी ट्राई करो भाई। 41 बच्चों ने आंसर दे दिया। ओके, 42 बच्चों ने आंसर दे दिया। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी करो, सभी अपना अपना आंसर दो। ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अपना आंसर देने की करना पूरी की पूरी कोशिश। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो भाई अपने पोल सेक्शन में और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में, बिल्कुल सिंपल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये रेखाएं कैसी हैं भाई, ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी। और जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जो एक बिंदु पर आकर के टकराती हैं उसका हल भी एक ही निकलता है। ठीक है, तो इसलिए कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा थी तो इसका एक ही हल निकल के आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बिल्कुल